Okay, dear students and viewers, happy Constitution Day. Actually, 26 नवंबर हम इंडियंस के लिए एक बड़ा ही सेलिब्रेशन का डे है। वैसे तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी है, लेकिन आज कॉन्स्टिट्यूशन समर्पित किया गया था। इस लिहाजन इस डे का भी अपना एक अलग महत्व है 26 नवंबर का। हम भारतीय लोग इसको बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू बी इंथुजियास्टिक अबाउट दिस डे फॉर द फैक्ट, क्योंकि हम लोगों का जो जिसको कहते हो किसी भी मॉडर्न नेशन का कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वह मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ आया। तो दुनिया में जहाँ भी वैसे तो अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट टाइम, मेडिवल टाइम में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म रहा है। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो कहेंगे धर्मशास्त्र जो राजकीय नियमों को परिचालित करता था, वह भी जिसे राजकीय जिसके आधार पर किंग डिसीजन लेते थे और अपने नीतियों को इन्फोर्स करते थे, लागू करते थे, तो वह भी एक प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन ही है। मिडिवल टाइम में देखेंगे तो जब सल्तनत और मुगल पीरियड की स्थापना हुई तो वहाँ पर भी सिविल और क्रिमिनल लॉज के अलावा जो एक कोड ऑफ कंडक्ट स्टेट का था उसको भी आप प्री मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। लेकिन जिसे हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं वह बेसिकली बहुत समय का उसका इतिहास नहीं है। उसका इतिहास तकरीबन 200 से 300 वर्षों के विकास का इतिहास है। लेकिन मैं यहाँ पर एक पहलू पर पहले आपका ध्यान इंगित करना चाहूँ। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट से कि हमारा जो 1 अरब 40 करोड़ की लगभग जो जनसंख्या है उसमें कितने लोगों को आज पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे है। वजह क्या है कि हमने एक अपने राष्ट्र के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तो जारी कर दिया है, नेशन बिल्डिंग भी हो चुकी है और बड़ी सफलतापूर्वक हम स्वतंत्रता के लगभग 7.5 दशकों के बाद भी अपने डेमोक्रेसी की खुशियां मना चुके हैं। लेकिन हमारा जो समुदाय है, हमारा जो राष्ट्रीय समुदाय है या भारत की जो जनता है, उसमें बहुत सारे लोग आज भी है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन डे या कॉन्स्टिट्यूशन के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें मेरा सुझाव यह है कि आज मैंने न्यूज़पेपर में एक चीज़ देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार एजुकेशन मंत्रालय ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक पहल की है लोगों में साइंस के विषय में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने या विज्ञान के विषय में जिज्ञासा फैलाने के लिए एक कार्यक्रम लाया गया है, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक में, इंडिया के प्रत्येक ब्लॉक में एक साइंटिफिक वीक मनाया जाएगा ताकि लोगों तक साइंस के महत्व, विशेषकर जो मिलावट वाली खाद्य पदार्थ है उससे लोगों को अवगत कराया जा सके। ये बहुत अच्छी पहल है। तो मेरी गुजारिश इस तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट से यही होगी अपने व्यक्तिगत तौर पर कि इसी तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी डे, संवैधानिक साक्षरता डे मनाया जाए। और मुझे लगता है कि इससे बढ़िया तिथि 26 नवंबर से बढ़िया तिथि उसके लिए नहीं होगी। सो वी शुड हेराल्ड अ न्यू डे, वी हैव टू वेलकम अ न्यू डे एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी डे। संवैधानिक साक्षरता से मतलब यह है कि आज भी हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग इस संवैधानिक साक्षरता से परिचित नहीं है। लेकिन चलिए मैं टॉपिक पर आते हुए पहले अपने टॉपिक का टाइटल बताता हूं ताकि हमारे इस लेक्चर का डायरेक्शन क्लियर हो। हमारा टाइटल है भारतीय संविधान एक क्रांतिकारी दस्तावेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्स। माने ये रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है और कैसे है वो हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट। देखिए, 2 टर्म होता है, एक टर्म होता है एवोल्यूशनरी और दूसरा होता है रेवोल्यूशनरी। तो अगर हम यह कहें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूशनरी नहीं है, एवोल्यूशनरी का मतलब है नित्य विकासमान और रेवोल्यूशनरी का मतलब है क्रांतिकारी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी इवॉल्व कर रहा है। आप जानते हैं कि हमने कितनी अधिक 128 और इतने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हम लोग करते हैं। तो
हमारे संविधान लागू होने से पहले 100 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो यह चीज़ दर्शाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने तरीके से एवोल्यूशन भी कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि इसमें आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, बल्कि जुडिशियल डिसीजन के थ्रू भी और परंपरा के थ्रू भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन हमने अगर यहाँ पर रिवॉल्यूशनरी या क्रांतिकारी शब्द का प्रयोग किया है तो कहीं भी हम धोखे या कहीं भी हम मिसलेड नहीं हैं, क्योंकि इस रिवॉल्यूशनरी टर्म का यूज़ करने की भी अपनी एक सार्थकता है। और आप तो जानते हो कि सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में हम कोई भी पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। तो अगर कभी हमारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को कहीं सिद्ध करना हो कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिवॉल्यूशनरी दस्तावेज है, तो वो बखूबी इसे सिद्ध कर सकते हैं। और हम इसके कुछ पहलू उन्हें स्पष्ट करना चाहेंगे। पहली चीज़ यह कि एक क्वेश्चन है, एक सवाल है कि आखिर जब हम किसी को रेवोल्यूशन कहते हैं तो रेवोल्यूशन की क्राइटेरिया क्या होती है। रेवोल्यूशन की एक क्राइटेरिया होती है कि जो घटना घटित हो रही है, द इंसिडेंट विच इज टेकिंग प्लेस, सो दैट द होल प्रोसेस शुड बी टू मच फास्ट। मतलब जो प्रोसेस है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो घटना हो रही है, वो बहुत द्रुत होना चाहिए, बहुत तीव्र होना चाहिए। तो आप कहेंगे क्या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो बहुत तीव्र था? देखो, अगर हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की तुलना में कहें तो बहुत ही तीव्र था, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो एवोल्यूशनरी कॉन्स्टिट्यूशन है जो लगभग 1000 वर्षों के विकास का परिणाम है। जो पार्लियामेंट्रियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने अपनाया है, और उसको बस 3 वर्षों, मतलब हालांकि हम लोगों का भी एक लंबा एक्सपीरियंस था ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, लेकिन बस हमने कुछ वर्षों और कुछ महीनों में उसको इनैक्ट और एडॉप्ट और इनैक्ट कर लिया। तो एक तो ये पहलू है। और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकी क्रांति हुई, पूरी प्रक्रिया 1776 से लेकर 1789 तक चली। 1776 में क्रांति हुई, उथल पुथल मची संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा की। उनके 12 उपनिवेशों ने फिर उसमें 13वां भी शामिल हो गए, और 13 उपनिवेशों ने मिलकर फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस शुरू किया। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में बनकर तैयार हुआ और 1789 में उसको लागू कर दिया गया। तो अगर हम देखेंगे तो पूरा प्रोसेस लगभग 10 से 12 वर्षों का चला। अब देखिए, अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम इसको रिवॉल्यूशनरी इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिर्फ यही नहीं है कि 10 से 12 वर्षों तक चला, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सिर्फ यही नहीं है कि वह 1000 ईयर्स के एवोल्यूशन का परिणाम था, बल्कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की विशेषता है। 2 क्राइटेरिया कहा, एक जो हुआ है वो कम समय में, जैसे हमारे यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, मतलब वो दुर्भाग्य यह था कि वह ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत ही वह गठित हुआ था। और हमारे जो ऑडियंस और स्टूडेंट्स जानते होंगे तो उनको बखूबी पता है कि थोड़ी सी वहाँ चूक हो गई। जैसे अगर हम लोग खुद संविधान सभा का गठन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हम लोग स्वयं किए होते तो उसका जलवा कुछ और होता। क्यों? क्योंकि हम लोग पूरे नेशनल मूवमेंट के दरमियान पंडित जवाहरलाल नेहरू या हमारे जो और बाकी प्रबुद्ध नेता थे, उनके दिमाग में विचार क्लियर था। वह यह था कि हम जब भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, एक ऐसी संविधान सभा का फॉर्मेशन करेंगे जो सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार पर आधारित हो, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज पर आधारित हो, जिसमें कि प्रत्येक जनता उसमें चुनाव में हिस्सा ले, प्रत्येक वयस्क नागरिक चुनाव में हिस्सा ले, और उनके वोट के आधार पर फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हो तो वह पूरी तरह वैध होगी। लेकिन ये अफसोस यह है कि कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर हुआ और हम लोग एक कॉलोनी थे और ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। क्लीमेंट एटली, जिसने कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू को आश्वासन दिया था कि हम जब हमारी सरकार बनेगी, लेबर पार्टी की सरकार, तो हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में फॉर्म करेंगे जिस असेंबली में, उनका यह कहना था क्लीमेंट एटली का, कि वो सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर होगा। परंतु एटली साहब बाद में मुकर गए और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया डबल फिल्टर्ड था। डबल फिल्टर्ड से हमारा आशय है कि आप ही समझिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम, मतलब इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में जो भारतीयों को मताधिकार मिला था वो 10 से 11% था मात्र।
और उसके आधार पर प्रांतों में चुनाव हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुआ था, और प्रोविंशियल इलेक्शंस के बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फॉर्म हुए थे, तो उसमें जो असेंबली बनी थी उसमें मात्र 10 से 11% लोगों ने वोट करके असेंबली बनाई थी। तो एक फिल्टर तो वहां लग गया था जिसमें सार्वत्रिक वैश्य मताधिकार नहीं था। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना था तो उसमें कैबिनेट मिशन योजना ने यह कहा कि प्रांतीय विधानमंडलों से प्रतिनिधि चुन कर आएंगे। अब बताइए, एक तो वह एक फिल्टर वहां लगा हुआ था, अब वो भी डायरेक्ट चुनाव के माध्यम से नहीं आ रहे हैं, प्रांतीय असेंबली के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आकर बैठे। लगभग 300 मेंबर्स, लगभग मैं कह रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट डेटा यहां मैं नहीं बता रहा, तो इतने मेंबर चुनकर बैठे। अब बताइए, डबल फिल्टर्ड थे, तो हमारे संविधान निर्माण के लिए जो लोग बैठे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे। खैर वो एक पहलू था, लेकिन सबसे अहम चीज है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको पता ही होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगभग, मैं फिर लगभग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि फिर आप कहेंगे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तो थोड़ा जचता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं लगभग 3 वर्षों में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो अगर हम काल या टाइम पीरियड के हिसाब से कहेंगे तो अभी वो रिवॉल्यूशनरी लगता है क्योंकि बहुत कम टाइम में हमने अपने संविधान को बना लिया। अब दूसरा, एक रेवोल्यूशन का एक और क्राइटेरिया है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। रेवोल्यूशन का एक क्राइटेरिया होता है कि जो चेंज हो रहा हो वो बहुत ही रेडिकल हो, द्रुत गति से हो। ये तो एक तो संविधान द्रुत गति से बने और जो परिवर्तन हो रहा है वो मौलिक हो। अब देखिए कैसे मौलिक परिवर्तन है। मतलब मेरा अपना मानना है कि जब आप वैसे भी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते होंगे तो वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर आते होंगे तो आपका विजन ज़्यादा क्लियर होता होगा। जैसे देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, तो चलिए अब कब से माने, अब उसका तो कोई एक तिथि देना मुश्किल है, परंतु चलिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, तो हम वहीं से लेते हैं क्योंकि उसमें कम से कम किंग के ऊपर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी स्थापित हो गई। तो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना धीरे धीरे शेप ग्रहण करना शुरू किया। अब बताइए 1688 में वहां कितने लोगों को मताधिकार प्राप्त था? 2-4% लोगों को प्राप्त होगा। उसमें भी जो लॉर्ड थे, जो भूमिधारी थे, वो जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठते थे वही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो कॉमन पीपल को तो कोई पावर नहीं था। धीरे धीरे चलिए कॉमन पीपल का एम्पावरमेंट हुआ। वह एम्पावरमेंट कैसे हुआ? तो उसमें बहुत सारी परिवर्तन आए, बहुत सारे एक्ट आए। आप जब ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे तो आप 1832 का संसदीय कानून पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्रियन लॉज है, जिसमें 6 लाख लोगों को मताधिकार मिला। फिर 1832 से मतलब मध्य वर्ग के लोगों को, पहले तो केवल कुलीन वर्ग को, अरिस्टोक्रेटिक क्लास को ही मताधिकार था, फिर मध्य वर्ग को मताधिकार मिला। जब मध्य वर्ग को मताधिकार मिला तो वर्कर्स की आकांक्षा भी जगी, जो लेबर पार्टी के जो लोग हैं, सॉरी लेबर मतलब जो लेबर क्लास के लोग हैं, तो उनकी आकांक्षा जगी, उनका भी एम्बिशन जगा कि काश हमें भी मतलब वोटिंग राइट मिलता। तो उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। ब्रिटिश इतिहास में उसको चार्टिस्ट मूवमेंट के नाम से जाना जाता है और ये मूवमेंट 3 चरणों में चला। 1848 में बहुत बड़ा मूवमेंट का रूप लिया था, लेकिन यह भी कुल मिलाकर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं ला सका। हाँ, इसका दूरगामी परिणाम हुआ कि धीरे धीरे वहां पर वर्किंग क्लास को मताधिकार मिला। तो इसी क्रम में आपको सूचना मिलती है कि 1867 के फिर पार्लियामेंट्रियन लॉज आए, 1884 के पार्लियामेंट्रियन लॉज आए। क्या चलिए अंत में 1918 में चलकर सभी पुरुष को उन्होंने मताधिकार दिया, फिर भी महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया। एक सफ्रेगेट मूवमेंट अलग चल रहा था यूरोप में, जिसमें महिलाएं अपने मताधिकार के लिए प्रयासरत थी। जिस समय वहां सफ्रेगेट मूवमेंट चल रहा था उस समय इंडिया में भी एक तरह से सफ्रेगेट मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि यहां भी डॉक्टर सरोजनी नायडू और श्रीमती एनी बेसेंट, ये दोनों ने एक तरह से महिला अधिकार का अलख जगाया हुआ था। और श्रीमती एनी बेसेंट तो इसको, और एक मिस कजिन थी, वो उसके लिए प्रयासरत थी। और इसके अलावा जो डॉक्टर सरोजनी नायडू है उनके विषय में तो कहा जाता है कि वो लंदन तक गई और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो ऑर्गेनाइजेशन, जो कमिटी थी, उसके सामने भी उन्होंने दबाव डाला और अंत में पहली बार हम लोगों को प्रोविंसेस में कम से कम मताधिकार 1920s में मिला। तो ये भी अपने आप में बड़ी चीज थी। तब तक ब्रिटेन ने अपनी महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया था, वोटिंग राइट। 1928 में फाइनली ब्रिटेन में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। फ्रांस में तो 1944 में मिला। अब आप ही बताइए कि उन्होंने ये पूरा प्रयास कितनी वर्ष लगाए।
मतलब धीरे धीरे डेमोक्रेसी की तरफ चले। अरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी कहां आई? अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी कहां आई? या फिर ब्रिटिश ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी कहां आई? उसके बाद उन्होंने क्या, लिमिटेड मोनार्की आई। ब्रिटेन में लिमिटेड मोनार्की आई, और अमेरिका में क्या आई, एक ऐसी रिपब्लिक आई जिसमें सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। और सबसे बड़ी चीज है कि दासों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन था वो तो हृदय विदारक है, हार्ट ब्रेकिंग है। और उसके लिए यूएसए में एक सिविल वॉर होगा, तब जाके वहां राइट मिलेगा। चलिए, तो अब इतना बैकग्राउंड बताने की, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में होगी और वहां यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज लागू होगा 1944 में। अब हम रेवोल्यूशनरी क्यों हैं? तो एक ही बार 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सीधे तौर पर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को एडॉप्ट कर लिया। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मतलब हमने सीधे सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार को, हिंदी में उसको बोलते सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार, उसको सीधी तौर पर हमने लागू कर लिया 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब हम सीधा डेमोक्रेसी के युग में आ गए, एक ऐसी सोसाइटी जो कॉलोनियल थी और फ्यूडल थी। क्योंकि भारत के लोग तो दोहरे दबाव में पिस रहे थे। ब्रिटिश, जब हमें गुलाम ब्रिटिश ने बनाया तो उन्होंने यहां पर जो सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, दैट वाज व्हाट, तो दिस सिस्टम वाज अ कॉलोनियल सिस्टम। दिस सिस्टम वाज अ कॉलोनियल सिस्टम। और हमने जो सिस्टम बनाए वो सिस्टम कंप्लीटली डेमोक्रेटिक था। लेकिन जो ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से पहले हमारे यहां जो सिस्टम कायम था उसको फ्यूडल कह सकते हैं। एक सामंती और औपनिवेशिक समाज को अगर हमने प्रजातांत्रिक समाज में अचानक से ढालने की कोशिश की, वाज इट नॉट रेवोल्यूशनरी? क्या एक क्रांतिकारी नहीं था? जरा सोचिए, बिल्कुल क्रांतिकारी था। तो पूरा का पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया। जैसे अब जब हम लोग आपको पिछले कई लेक्चर में मैं कह चुका हूं, इसलिए उस बात की पुनरावृत्ति ज्यादा यहां नहीं करना चाहूंगा। मैं फिलहाल आपको यह बताना चाहूंगा कि देखिए, जब हम लोग डेमोक्रेसी बनाने जा रहे थे, और रिपब्लिक तो ऑटोमेटिक होना है, क्योंकि हमारे यहाँ किंग तो रखना नहीं था, हमें एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को इस्टेब्लिश करना था, तो रिपब्लिक तो हम बना ही रहे थे। और उससे पहले दुनिया में कंप्लीट डेमोक्रेसी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड में भी जहां तहां रिपब्लिक का एक्सपेरिमेंट हुआ था। जैसे टर्की में हुआ था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वहाँ किया था, जैसे चाइना में हुआ था, डॉक्टर सन्यास सेन ने किया था। तो जहां जहां रिपब्लिक आई थी वो रिपब्लिक विफल हो गई थी, क्योंकि ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, तृतीय विश्व के देशों में ओल्ड उपनिवेश में एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आगे भी मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो जहां जहां भी उसको लाया गया तो विफल हो गई, वहां नहीं चल पाई। डॉक्टर सन्यास सेन भी वहां एक तरह से इलेक्टेड शासन बहुत समय तक मतलब कर पाए, लेकिन एक नाम मात्र के। और इधर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तो एक तरह का डिक्टेटरशिप ही कायम कर लिया था। तो फिर जब हम लोग रिपब्लिक का एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, तो बड़ा फ्रेंडली एडवाइस किया था क्लीमेंट एटली ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि अगर आप हमारी राय मानिए तो आप इनलाइटेड मोनार्की ले आइए, मतलब कि आप एक प्रबुद्ध राजतंत्र को स्थापित करिए। आप डेमोक्रेसी लायक अभी आपका सोसाइटी नहीं है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत लोअर है, और आपका जो सोशल कंडीशन है वो भी एक बहुत, आपके यहाँ मल्टीपल एक्सप्लॉयटेशन है, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जेंडर एक्सप्लॉयटेशन है, रीजनल एक्सप्लॉयटेशन है, माने जो भी आप कह लें, कॉम्युनल एक्सप्लॉयटेशन है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का प्रॉब्लम है। तो आप लोग इतने मल्टीपल डिजीजेस से सफर कर रहे हैं कि आपके लिए डेमोक्रेसी हेल्दी नहीं रहेगा। और इनलाइटेड मोनार्की आपको ज़्यादा सूट करेगी। आपका लिटरेसी रेट भी आपके यहाँ, हमारे यहाँ लिटरेसी रेट मात्र 16% था, तो वोटिंग भी एक समस्या थी। तो इसलिए सभी लोग को मतदान और एक्सपीरियंस, चूंकि लिमिटेड फ्रेंचाइज के आदि थे, तो कुछ शिक्षित लोग ही अब तक मतदान करते आ रहे थे, वोटिंग करते आ रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि जब ये बात कही गई तो हम लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो रिजेक्ट किया, और जितने भी हमारे गणमान्य, जितने भी नेशनल मूवमेंट के नेता थे, वो इस एंगल से सोच ही नहीं रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो यही कहते थे कि देखिए, जब तक वन मैन वन वोट नहीं होगा तब तक दलित वर्ग को कल्याण नहीं हो सकता इंडिया में। तो वन मैन वन वोट के तो शुरू से दो चीजों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरंभ से ही पकड़ा हुआ था, जिसमें वो दलित राजनीति को ही चला रहे थे और संविधान सभा में नहीं आए थे। तब से पहले की बात बता रहा हूं। दो बातों पर तो उनका बड़ा ठोस एम्फेसिस था। एक तो उन्होंने कहा था कि देखिए,
किसी भी स्थिति में हम वन मैन वन वोट से कम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम कुछ समय के लिए कर सकते, बट हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए, क्योंकि विदाउट फंडामेंटल राइट्स चल नहीं पाएगा, दलित वर्ग का उत्थान नहीं हो पाएगा। तो ये दो चीज़ों पर उनका इम्फेसिस था। तो इस तरह से हमारे नेतागण इससे कम पर तैयार नहीं थे। तो हमने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लाया जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज था, महिलाओं को भी मताधिकार दिया। और दुनिया के लिए 1951-52 का वर्ष एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट का वर्ष है, क्योंकि 51-52 के वर्ष में दुनिया में जो पहला डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में चुनाव हुआ था। क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से हमारा आशय है, सबसे बड़े डेमोक्रेसी से हमारा आशय है इंडिया, क्योंकि इंडिया जैसा पॉपुलेशन तो कहीं नहीं था। और जब इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या वन मैन वन वोट को लागू कर दिया गया, तो भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र बन गया। और इस प्रजातंत्र में पहला आम चुनाव हुआ और ऐसे लोगों ने हिस्सा लिया जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे, जहां साक्षरता दर मात्र 16% थी और महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हुआ था। तो इट बिकेम अ मैटर ऑफ utmost interest for the world community, and the different observers all over the world just came to supervise the whole process of elections in India. अब दुनिया भर के लोग विशेषज्ञ यहाँ आए और उन्होंने पूरे इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करने की कोशिश की कि आखिर ये होता कैसे है, ये लोग कहीं मजाक तो नहीं कर रहे या रियल में चुनाव करवा रहे। तो खैर चलिए, इस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से आगे बढ़ी। अब तो एक तो आपको यहाँ पर रेवोल्यूशनरी कबूल करना पड़ेगा कि रेवोल्यूशनरी था। अब हम दूसरा कौन सा मुद्दा आपको उठाएं? दूसरा मुद्दा इसलिए उठाएं कि कई बार क्या होता है कि हम कोई ऐसा इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट जो बाकी लोग हमें फॉलो करते हैं, तो हमारा तो उनका उनका जो प्रयोग होगा, उनका प्रयोग तो सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने हमसे सीखा है। लेकिन हमने जो पहला प्रयोग किया वो रेवोल्यूशनरी हो जाता है और हम लैंडमार्क बन जाते हैं, हम टेम्पलेट बन जाते हैं, हम नजीर बन जाते हैं, दूसरा हमें फॉलो करने लगते हैं। तो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कहोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन became a template. Indian Constitution became a template for Asia-African countries. मतलब यहां पर हमको लिखना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम अ टेम्पलेट फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट एशियो अफ्रीकन कंट्रीज। जैसे भारत का संविधान है, वह नव स्वतंत्र एशियाई अफ्रीकी देशों के लिए एक टेम्पलेट बन गया। टेम्पलेट बोलते हैं नजीर को, मतलब हमें देखकर दूसरा फॉलो कर रहे थे। पीछे मैं बता चुका हूं, शायद आपको याद होगा, इसलिए एक पॉइंट इस पर मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, बल्कि आप मेरा अगर किसी और लेक्चर में सुना होगा तो मैंने एक एक्सपर्ट का भी नाम आपको बताया, सुनील खिलनानी। सुनील खिलनानी ने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, उसको कहते हैं वह द थर्ड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। फर्स्ट डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन को, और सेकेंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और थर्ड इंडियन इंडिपेंडेंस को। तो उससे पीछे उनका अपना आर्गुमेंट है। अब कहोगे आर्गुमेंट क्या है? तो आर्गुमेंट यह है, जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो कम से कम अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फैला। आप कहोगे कैसे फैला? तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अमेरिकन इतिहास देखना होगा। होता क्या है कि मैं जो अपने ऑडियंस और स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आधी खुली खिड़की से और घूंघट की ओट से जब हम बाहर का संसार देखते हैं तो पूरी तस्वीर क्लियर नहीं होती है। तो इसलिए कंपल्सरीली जीएस में सारे स्टूडेंट्स को फाउंडेशनल नॉलेज के रूप में हिस्ट्री का अगर समथिंग ऑफ एवरीथिंग, मैं नहीं कहता हूं कि बहुत डीपर जाकर आप देखिए, लेकिन अगर पूरे दुनिया में होने वाले बदलाव को और तब अपने देश में होने वाले बदलाव को अगर आप इतिहास के माध्यम से समझ लेते हैं तो बाकी विषयों में खुद व खुद इससे सहायता मिलती है। तो खैर चलिए, मैं इस दिशा में एक प्रयोग कर रहा हूं और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए कोई इनोवेटिव कुछ लेकर आ रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि अब तो
उसमें आप देखेंगे, जब आप अमेरिकन इतिहास देखेंगे तो जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ तो उस रेवोल्यूशन के बाद फिर वहाँ से अमेरिकन संयुक्त राज्य अमेरिका से जो संविधानवाद है वो लैटिन अमेरिका में फैल गया था। वहाँ पर साइमन बोलीवर का एक उद्भव हुआ था, उसने स्पेन से उपनिवेश को मुक्त कराई थी। एक कहावत है, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। तो वॉज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेड एन एक्सपेरिमेंट with constitutionalism, so it became a template for even other Latin American countries। तो ये बेसिकली वहाँ के लिए है कि इस तरह से वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म फैला। तो एक तो रेवोल्यूशन यह हुआ। दूसरा, जब फ्रांस की क्रांति हुई, अमेरिकन रेवोल्यूशन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अगर आप देखेंगे तो यूरोप में एक तरह से चेन रिएक्शन शुरू हो गया, पर्टिकुलरली इन द रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848। मतलब 1830 में यूरोपीय क्रांतियां हुई, 1848 में यूरोपीय क्रांतियां हुई, और अनेक देशों ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की दिशा में प्रयोग किया। तो उसको दूसरा कहते हैं डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। और जब भारत ने सफलतापूर्वक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया, उसको अडॉप्ट कर लिया, तो फिर एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में यह उत्साह आया, यह विश्वास आया कि डेमोक्रेसी केवल मुट्ठी भर पश्चिमी देशों की विरासत और पश्चिमी देशों की बपौती नहीं है। तो फिर उन्होंने भी डेमोक्रेसी को अपनाया। तो इसी कंटेक्स्ट में मैं किसी और लेक्चर में भी आपको कहा होगा। इसके बाद अब हमसे ही डेमोक्रेसी का विचार चूंकि एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में फैला, तो योगेंद्र यादव की यह बात भी मान ली जाए कि इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब हमने केवल अपने यहाँ डेमोक्रेसी नहीं लाया, हमने प्रजातंत्र के विचार का प्रजातांत्रिकरण कर दिया। मतलब हमने ऐसे देशों में भी प्रजातंत्र का विचार फैला दिया जो पहले उस विचार को गंभीरता से नहीं लेते थे। तो ये तो बहुत बड़ी सफलता है। अब बताइए, इस आधार पर भी आप कबूल करिए कि रेवोल्यूशन है और रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्स है हमारा संविधान। अब तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज ये है, ये थोड़ा सा सटल है। सटल का मतलब एब्स्ट्रैक्ट है थोड़ा सा, तो लेकिन आप लोग तो बहुत ही प्रबुद्ध हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, मैं बड़ी आसानी से आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे जब संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांति हुई या फ्रांस में क्रांति हुई, तो यू विल फाइंड एट द टर्म कि भाई लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। ओके, तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में हुआ है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, तो वो हमारे लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी की जो हमारे संविधान की अवधारणा है, दैट इज द परसेप्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो देयर परसेप्शन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम आवर परसेप्शन, बिकॉज वी आर हैविंग अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी इनोवेटिव आइडिया अबाउट लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। अब बताइए, मैं उदाहरण बताता हूं। जैसे अब अमेरिकन क्रांति हुई, मुझे लगता है कितने परसेंट को, 5 या 10% मैक्सिमम लोगों को वहां पर मताधिकार मिला। नॉट टू स्पीक ऑफ द ब्लैक, नॉट टू स्पीक ऑफ द अमेरिकन स्लेव्स, इवन द फ्री सिटीजन डिडंट गेट द वोटिंग राइट ऑन इक्वल फुटिंग। मतलब हम अभी आपको अमेरिकन ऑस्वेत की बात कर ही नहीं रहे। अमेरिकन ऑस्वेत को तो बहुत लंबे समय तक आपको वोटिंग राइट से वंचित रखा गया। उसको तो अमेरिकन सिविल वॉर होगा, फिर 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर स्लेवरी सिस्टम अबोलिश होगा, फिर 14th और 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, तब उनको राजनीतिक नागरिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन इंडिया में, अच्छा, और ये तो ब्लैक लोगों की बात है, वहां पर व्हाइट लोगों को भी राइट नहीं था। बस कुछ ही चुने हुए व्हाइट लोगों को ही मताधिकार था, वोटिंग राइट था, फ्रेंचाइज था, अदरवाइज नहीं था। तो ये उनका आलम था। तो उनके लिए लिबर्टी का मतलब होता है कि कंप्लीटली हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम, जिस फ्रीडम में कोई ऊंचा है कोई नीचा है, हमें फ्रीडम मिले, बाकी इनको मिले या ना मिले। ओके, मतलब कुछ लोगों को फ्रीडम है कि वो जो चाहे करें। तो उनका जो लिबर्टी है, तो उनकी लिबर्टी में इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं। कहीं बार क्या लिबर्टी में इक्वलिटी भी होता है? यस, आई जस्ट मेक यू क्लियर। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है उसमें 3 चीज को अगर हम समझ गए तो हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट कर लिया। एक लिबर्टी, दूसरा इक्वलिटी एंड तीसरा फ्रैटर्निटी। दैट इज द
cornerstone of our constitution and that is the basic foundation of our constitution। अगर हमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का ज्ञान हो गया तो पूरे भारतीय संविधान का ज्ञान हो जाएगा। अब उसी में सोशलिज्म भी आएगा, उसी में सेकुलरिज्म भी आएगा, लेकिन इन सब की जड़ में होगा यही थी। तो खैर चलिए, 19वीं सेंचुरी में चाहे वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रेंच एवोल्यूशन हो, या अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, या अमेरिकन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें जो लिबर्टी थी वो लिबर्टी कुछ ही लोगों को आज़ादी मिली थी। अब बताइए, जब हमारे यहाँ 25 नवंबर को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज गेटिंग क्लोज्ड, मतलब क्लोज हो रहा था, और 26 नवंबर को तो अब कॉन्स्टिट्यूशन सुपुर्द किया जाना था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसके जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बड़ा फेमस स्पीच दिया। उन्होंने स्पीच दिया, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, बस मैं 1 मिनट का और टाइम लूंगा। देखिए, लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो 19वीं सेंचुरी की सच्चाई थी। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू भी समझते थे, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में जो यूरोप में जब लिमिटेड डेमोक्रेसी का विकास हो रहा था, तो उसमें लिबर्टी का नारा दिया जा रहा था। जब हम लोग 20वीं सेंचुरी में पहुंचे, 20वीं सदी में, तब तक एक घटना हो गई, वो थी रशियन रेवोल्यूशन। और रशियन रेवोल्यूशन ने श्रमिकों के अधिकारों की बात उठा दी। उसने बिल्कुल मोनार्की को अंत करके एक कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट बना दिया और कहा कि पूरी प्रॉपर्टी राज्य के अधीन होगी। तो उसने, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज ने लिबर्टी पर बल दिया था, तो रशिया ने इक्वलिटी पर बल दिया। अब इक्वलिटी पर जो रशिया का बल था, करना था कि नहीं, जब तक, मतलब अब दोनों के बीच एक तरह से विवाद था। फॉर वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स, इंडिविजुअल फ्रीडम इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑल फ्रीडम। फॉर रशियन सोशलिस्ट की नो, इट वॉज द इकोनॉमिक फ्रीडम दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल फ्रीडम। तो दोनों का स्वतंत्रता का परसेप्शन ही अलग अलग था। फ्रेंच और अमेरिकन के लिए स्वतंत्रता का मतलब था व्यक्ति की स्वतंत्रता, और रशियंस के लिए स्वतंत्रता का मतलब था आर्थिक समानता। उसका कहना था, जब तक आर्थिक समानता नहीं देंगे तो क्यों लोगों को आप ठग रहे हो, क्यों उनको बेफुल कर रहे हो, क्यों आप फ्रीडम की बात करते हो। और एक गरीब व्यक्ति को फ्रीडम कैसे मिलेगा? कुछ लोग जो अमीर हैं वही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे, बाकी लोग तो स्वतंत्रता का उपभोग ही नहीं कर पाएंगे। उनको तो समानता है ही नहीं। वो आर्थिक रूप से इतने पिछड़े हैं कि कोई उनको नोट देकर वोट खरीद लेंगे, कोई उनको एक लाइफ का थोड़ा सा कंफर्ट्स मुहैया कराकर उनकी आज़ादी को खरीद लेंगे। तो क्या, कैसे वो आज़ादी का उपभोग करेंगे? आप इस आज़ादी के खोखलेपन को उन्होंने उजागर किया, कहा कि आप लोग आज़ादी का ढिढोरा पीट रहे हो, परंतु आपने अपने लोगों को आज़ादी दी नहीं है। आज़ादी हमने दी है, क्योंकि हमने सभी में आर्थिक समानता लाई है। तो अब पश्चिमी चिंतक कहते थे, अरे किस तरह की आर्थिक समानता लाए हो? तुमने तो इंसान को जानवर बना दिया, उनके सारे व्यक्तिगत फ्रीडम को छीन लिया। आज आपके जो रशियन पीपुल हैं, उनको विचारों की आज़ादी नहीं है। वो अपने ढंग से बोल नहीं सकते, अपने ढंग से सोच नहीं सकते, अपने ढंग से व्यवहार नहीं कर सकते। उनको अपने मनमाने ढंग से बाजार से वस्तुएं खरीदने की अनुमति नहीं है। अरे किस तरह का फ्रीडम है? तो 2 तरह का फ्रीडम हमारे सामने आ चुका था हमारी आज़ादी से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले। एक तरह का फ्रीडम आ चुका था ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडल ऑफ फ्रीडम, और दूसरा फ्रीडम का मॉडल आ चुका था रशियन मॉडल ऑफ फ्रीडम। अब बताइए, इस दोनों से के बीच से हमें तैरना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया, दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया। उन्होंने कहा कि देखिए, लिबर्टी कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट इक्वलिटी। जब 25 नवंबर को उन्होंने जो अपना वो क्लोजिंग डे का जो प्रसिद्ध अपना स्पीच दिया, उसमें कहा कि बिफोर पॉलिटिकल फ्रीडम सोशल फ्रीडम इज, बिफोर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सोशल डेमोक्रेसी इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट। जब तक हमें सामाजिक प्रजातंत्र नहीं मिलेगा, राजनीतिक प्रजातंत्र का कोई मूल्य नहीं।
और सामाजिक प्रजातंत्र तब मिलेगा जब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी का एग्जिस्टेंस है। अगर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी का एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो फिर हमारे फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं, और ना हमें सोशल डेमोक्रेसी मिलेगी। और जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं है तब तक आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कल्पना मत करिए। ये उनका कहना था। अब उनका ही देखिए, उनका कहना यह था कि देखो हम लिबर्टी दे देते हैं, लेकिन अगर इक्वलिटी नहीं देते हैं तो कुछ ही लोग उसका उपभोग करेंगे और बाकी लोगों को दबा देंगे। इसलिए हमको वेस्टर्न मॉडल ऑफ वह लिबर्टी नहीं चाहिए जो हम अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में सुन रहे थे। दूसरा, अब बात आती है इक्वलिटी की, तो भाई ये रशियन मॉडल ऑफ इक्वलिटी भी बड़ी भयानक है, क्योंकि जब हमारी सोच और स्वतंत्रता ही नहीं रह जाएगी, जब व्यक्ति का व्यक्तिगत इनिशिएटिव ही नहीं रह जाएगा, जब इंसान की बेसिक आइडेंटिटी ही नहीं रह जाएगी, तो किस बात की इक्वलिटी, तब क्या फ्रीडम और क्या इक्वलिटी। उन्होंने कहा कि लेकिन लिबर्टी के बिना भी इक्वलिटी उचित नहीं, इक्वलिटी लाइए, लिबर्टी के साथ लाइए। हां ठीक है, किसी को बहुत धनी और किसी को बहुत अमीर नहीं होने दीजिए, लेकिन प्रतिभा के लिए कुछ तो गुंजाइश छोड़िए। देयर शुड बी सम स्कोप फॉर इंडिविजुअल इनिशिएटिव। जब तक व्यक्ति को इनिशिएटिव लेने का अधिकार नहीं होगा तब तक वो क्या इक्वलिटी का उपभोग कर पाएगा। वो इक्वलिटी का तो मतलब ही नहीं है, वो तो एक मतलब संवेदना विहीन व्यक्ति बनकर रह जाएगा। तो इक्वलिटी भी के लिए हमें लिबर्टी भी चाहिए और लिबर्टी के लिए इक्वलिटी भी चाहिए। अब तीसरा टर्म आता है फ्रैटर्निटी। अब देखिए जो फ्रैटर्निटी टर्म है, ये अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा व्हेन डिड यू हियर दिस टर्म फ्रैटर्निटी फॉर द फर्स्ट टाइम, यू मे कोट two revolutions, twin revolutions, you can say American Revolution and French Revolution, क्योंकि हम अमेरिकन क्रांति और फ्रांस की क्रांति में, इन दोनों क्रांतियों में हम फ्रैटर्निटी शब्द का प्रयोग सुनते हैं। लेकिन हमने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रैटर्निटी शब्द का जो प्रयोग किया है, वो फ्रैटर्निटी शब्द का प्रयोग ना तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिखेगा, ना फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन में और अमेरिकन रेवोल्यूशन में। क्यों? तो उनके लिए जो फ्रैटर्निटी है वह है वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन, दैट इज मीन फॉर ए नेशन। मतलब उनके लिए फ्रैटर्निटी है कि इस राष्ट्रीय जो यूनिटी ऑफ जो हमारा नेशन है उसमें हम सभी एक हैं, उसमें इंडिविजुअल के लिए कोई जगह नहीं है, वह वन फॉर ऑल है। माने इंडिविजुअल है वह ऑल है और ऑल इंडिविजुअल है। मतलब हम फ्रैटर्निटी तो है लेकिन उसमें इंडिविजुअल डिग्निटी के लिए अलग कोई जगह नहीं है। हमने उसे अलग कर लिया। हमने कहा नहीं, हमने अपने प्रियम्बल में जो हमारा कॉर्नरस्टोन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी शब्द का जो प्रयोग किया है, उसमें फ्रैटर्निटी का मतलब हमने डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को लगाया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है कि जैसे लिबर्टी के बिना इक्वलिटी का इंपॉर्टेंस नहीं है और इक्वलिटी के बिना लिबर्टी का मतलब नहीं है, उसी प्रकार फ्रैटर्निटी के बिना तो लिबर्टी और इक्वलिटी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। और विशेषकर आइए भारतीय परंपरा में देखिए, मैं आगे एक चीज और भी आपको क्लियर करूंगा कि लोग कहते हैं कि हमने पश्चिमी संविधानों की नकल की, लेकिन आप गहराई में जाकर देखिए, चाहे वो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी का कॉन्सेप्ट हो या सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट हो या सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट हो, हमने कहीं भी पश्चिमी संविधानों की पूरी तरह नकल नहीं की है, न रशियन संविधान की ही की है। हमने प्रेरणा सभी से ली है, प्रेरणा तो लेंगे, क्योंकि हम जब अपने संविधान को बना रहे थे तो दुनिया में बहुत सारे संविधान बन चुके थे। तो जाहिर है कि जब कोई नई पीढ़ी या कहीं नेशन बिल्डिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होती है, तो अपने आसपास के और प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेते ही हैं। लेकिन हमने उसमें बहुत सारे अपने इनोवेशन किए हुए हैं। अब जैसे देखिए फ्रैटर्निटी का एक एग्जांपल देता हूं, तो हम कहेंगे लिबर्टी, लेकिन आज भी जो अमेरिकन लोगों की लिबर्टी होगी या वेस्टर्न कंट्रीज के लिबर्टी का मतलब होगा या सोशलिस्ट कंट्रीज के लिए इक्वलिटी का मतलब होगा, वो हमारा वो मतलब नहीं होगा लिबर्टी इक्वलिटी से। और फ्रैटर्निटी में उनके लिए है कि राष्ट्रीय एकता मतलब है
तो हमारे लिए फ्रेटर्निटी का तो सबसे बड़ा मतलब यह है कि उनके यहाँ जो भी कुछ था स्टेट बनाम इंडिविजुअल था, और हमारे यहाँ तीन एंटिटी है, स्टेट, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। हमारे यहाँ बिरादरी की भावना बड़ी मजबूत थी, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था, and caste was giving a sense of community, you know। हमारे यहाँ रिलीजियस आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी, बहुत सारे इस तरह के स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटीज थे, और उनको साथ लेकर हमें नेशन बनना था, और उन्हें साथ लेकर हमें डेमोक्रेसी लाना था। तो हमें डेमोक्रेसी लाने के लिए पहले स्टेट से ही संबंध निर्धारित नहीं करना पड़ता, बल्कि बिरादरी, बल्कि कम्युनिटी, समुदाय से भी अपना संबंध, कास्ट, जाति, इनसे भी अपने संबंध को रिडिफाइन करना पड़ता। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच बहुत हद तक संतुलन भी लाने की कोशिश की गई है। आप देखिए ना, राइट टू रिलीजियस, आप जो फंडामेंटल राइट्स में ही आप देखते हैं कि जो रिलीजियस राइट है, तो उसी में आप देखिए, आप वहाँ पर ही राइट को देखें 25(1) में और 29(2) में आपको बहुत दोनों के बीच एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगा। क्योंकि एक तरफ हमने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को भी यह अधिकार दे दिया है कि आप अपने धर्म का संचालन करिए और धर्म के नियमों का पालन कर सकते हैं एज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। दूसरी तरफ हमने व्यक्ति को आज़ादी दे दी है, अपने धर्म को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दे दी है। तो कई बार दोनों के बीच भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं जो कॉम्युनल आइडेंटिटी है वो मरी नहीं है, उसका भी एक लेयर है, और स्टेट का भी लेयर है, और इंडिविजुअल का भी फ्रीडम है। तो हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम उतना अनडाइल्यूटेड नहीं हो सकता है जितना पश्चिम में हो सकता है। तो हमने इस बात को भी ध्यान रखा है। और फ्रेटर्निटी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ बिरादरी और कास्ट बहुत मजबूत था, तो हम भले ही पेपर पर किसी को लिबर्टी और इक्वलिटी दे देते, और जब वो समाज में एक्चुअल में जाता और पता चलता कि कास्ट पंचायत ने उसका बहिष्कार कर दिया, उसका इकोनॉमिक एंड सोशल बाइकआउट कर दिया। अब मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक महिला को अधिकार है, और महिला समान अधिकार लेते हुए शिक्षा और सरकारी सेवा में दाखिला लेती है। पुरुष उसके साथ खड़ा होता है कि मेरी पत्नी को यह राइट है और वो कर सकती है। और एक रूढ़िवादी, बोगापंथी और एक पिछड़ा हुआ बिरादरी, वह खड़ा हो जाता है उसके अगेंस्ट में, कहता है कि अगर आप अपनी पत्नी को यह शिक्षा दोगे और सरकारी सेवा में भेजोगे तो हम आपके यहां रोटी बेटी का संबंध तोड़ लेंगे, आज से हमारा आपका खान पान बंद। अब बताइए, वो बेचारा इंडिविजुअल समाज में वर्चुअली एक्सकम्युनिकेटेड हो जाता है, उसकी हिम्मत पस्त हो जाती है, और वह बिरादरी के सामने घुटने टेक देता है। तो अब हम आपको यह बताना चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने स्पीच में यह भी स्पष्ट किया कि जब तक फ्रेटर्निटी की भावना मजबूत नहीं होगी तो लिबर्टी और इक्वलिटी को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को हमें एक कांस्टेबल देना पड़ेगा, एक पुलिस वाला देना पड़ेगा, जो उसके लिबर्टी इक्वलिटी के राइट को लागू कर सके। क्योंकि जब तक फ्रेटर्निटी लिबर्टी इक्वलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी, तब तक कैसे हम पॉलिटिकल फ्रीडम को इंश्योर कर सकते हैं केवल पेपर के पर उसको लिख डालने से। तो हमारे सामने यह भी चुनौती थी, पश्चिम में यह चुनौती नहीं थी, क्योंकि हमें तो एक ऐसे सोसाइटी में लागू कर रहे थे जो एक फ्यूडल सोसाइटी थी, कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, और जहां सैकड़ों हजारों वर्ष से इस तरह का वैल्यू सिस्टम चल रहा था, और हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी को इम्फेसाइज कर रहे थे। और उस तरह का इंडिविजुअलिज्म भारतीय परंपरा में कभी भी इतनी मजबूत नहीं रही, हर जगह कोई न कोई प्रकार का संतुलन रहा। अब देखो, पश्चिम का समाज अलग था, हमारा समाज अलग था, अमेरिकी समाज अलग था। अमेरिकी लोगों से पूछो जिस समय उन्होंने संविधान बनाया था तो उनके पीछे कितने वर्ष का इतिहास था। यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोप का अपना लंबा इतिहास है, जैसे फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस का अपना इतिहास है। ब्रिटेन का भी अपना एक लंबा इतिहास है, वो अपने 1000 वर्षों का इतिहास लेकर चल रहे हैं। लेकिन हमारा इतिहास तो बहुत प्राचीन था, एंड वी वर गोइंग टू बी वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। बल्कि कहोगे तो दुनिया के 3-4 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में हम एक थे। और हम जब नेशन बिल्डिंग के लिए जा रहे थे तो हमारे पीछे में तो एक बहुत बड़ी स्ट्रांग पृष्ठभूमि थी जो हमारे अपने समाज और संस्कृति से चली आ रही थी। अमेरिकी लोगों को देखोगे तो 25 वर्ष पहले क्रांति उन्होंने की, जो 25 वर्ष पहले लगभग अमेरिका में आए थे। तो वो अपने, अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र बना जो अपने
अपने एक साझी अतीत की विरासत से नहीं जुड़ा हुआ था, वह एक कॉमन भविष्य के सपने से जुड़ा हुआ था। तो उसकी परिस्थितियां अलग थी, हमारी परिस्थितियां अलग थी। तो हमारा जो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी है, उसी में हर कुछ छिपा हुआ है। अब हमारा सेकुलरिज्म है, उनसे अलग है। अब सेकुलरिज्म का ही मैं उदाहरण बताता हूं कि उनकी समस्या क्या थी। उनकी समस्या जैसे पश्चिमी देश है, संयुक्त अमेरिका है या संयुक्त अमेरिका है या फ्रांस है, तो वहां पर जो लोगों को राज्य ने धर्म के नाम पर उत्पीड़ित किया था। अब यू कैन फाइंड द एग्जाम्पल इन यूएसए कि अ लार्ज नंबर ऑफ द अमेरिकन पीपल, they were expelled from Europe and Britain particularly, and they were compelled to leave Britain due to the exploitation by the Protestants. Sorry, the exploitation by Roman Catholic king. And Roman Catholic king, he was James the Second और चार्ल्स द फर्स्ट और चार्ल्स द सेकेंड। तो स्टुअर्ट डायनेस्टी का जो किंग ब्रिटेन में था, उसने एक्सप्लॉइट किया और बहुत सारे प्रोटेस्टेंट ब्रिटेन से भाग कर गए अमेरिका में। तो उनको तो एक मेमोरी यह थी कि धर्म राज्य धार्मिक उत्पीड़न करता है। फ्रांस की क्रांति में देखोगे तो फ्रांस में भी वही बात हुई। फ्रांस में था कि वो एक रोमन कैथोलिक कंट्री था। लुई 14वां, लुई 14 वहां का किंग था, इससे पहले और भी किंग थे। तो अपने आप को रोमन कैथोलिक चर्च सिस्टम का चैंपियन मानते थे। तो जो भी रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में जाता था, उसको बहुत बुरी तरह से दबाते थे, जैसे ह्यूज नॉट्स को दबाया था फ्रांस में। जब फ्रेंच एवोल्यूशन हुआ तो उनको भी बैड मेमोरी थी कि यार राज्य ने बड़ा परेशान किया है धर्म के नाम पर हमें। तो इसलिए उन्होंने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसमें जो सेकुलरिज्म का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लाया, वो सेकुलरिज्म का उनका जो कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल हमसे अलग है। उनका तो सेकुलरिज्म का मतलब है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राज्य की धर्म से दूरी। अब जैसे अमेरिका में जॉनसन का एक आता है वॉल ऑफ सेपरेशन, वहां का प्रेसिडेंट है। वॉल ऑफ सेपरेशन में है कि ना तो राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता और न धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकता, माने वाइस वर्सा है। हम इंडिया में तो पहली चीज यह लाए कि हमने, हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि स्टेट का सेपरेशन रिलीजन से हो, लेकिन बाकी भी लीडर्स का दबाव था। तो अंत में यह तय हुआ कि भाई हम ऐसा करें कि हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म का मतलब होगा सभी धार्मिक पंथों के साथ समान व्यवहार। हम पश्चिम की तरह धार्मिक पंथ से पृथक रहने की बात ना सोचें, नंबर 1। नंबर 2 कि जैसे यूएसए में था वॉल ऑफ सेपरेशन, तो वहां पर क्या था कि न तो धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा and not a state will make intervention into the internal matter of religion, but we are giving a very separate type of example। मतलब वहां पर था कि राज्य भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता, क्योंकि इंडिया में 2 तरह का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। एक है इंटर रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा इंट्रा रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन। इंटर रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि पश्चिम में तो मान लीजिए अब अलग अलग सब सेक्ट्स थे, बात दूसरी है, लेकिन थे तो सभी क्रिश्चियंस ही लगभग, थोड़े बहुत मुस्लिम्स वहां होते थे। यहाँ पर इंडिया में क्या था कि एक तो जिसको हिंदुइज्म कहते हो वो भी कोई उनकी तरफ से मोनोथिस्टिक यूनिफॉर्म नहीं था, जिस प्रकार से आप देखते हो पश्चिम में क्रिश्चियनिटी थी। यहाँ पर हिंदू धर्म के अंतर्गत भी तो बहुत सारे धार्मिक पंथ थे, कोई केशववादी थे, कोई रामपंथी थे, कोई कृष्ण के पूजने वाले थे, कोई योगा में विश्वास करते थे, कोई मोनोथिस्टिक थे, कोई पॉलीथिस्टिक थे। तो इनमें भी बहुत सारी विविधताएं थी। और दूसरी बात है कि बहुत सारे अलग रिलीजियस ग्रुप्स भी थे, बुद्धिज्म थे, जैनिज्म थे, इस्लाम भी था, क्रिश्चियनिटी भी था, जोरोस्ट्रियंस भी थे। तो यहाँ पर एक संभावना थी कि कहीं एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय का शोषण ना करे। सो दैट वाज द वन फैक्टर। और दूसरा फैक्टर था कहीं ऐसा ना हो कि एक ही धार्मिक संप्रदाय में विद इन द सेम रिलीजियस ग्रुप कहीं ऐसा ना हो कि जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर सेक्शन कहीं वीकर सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन ना करे। तो वी वेयर
एप्रीहेंसिव अबाउट द टू डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, और उसमें हमने यही तरीका अपनाया कि देखो भाई, राज्य तो धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा, लेकिन हाँ, धर्म राज्य के मामले में हस्तक्षेप ना करे। तो हमारा सेकुलरिज्म भी अलग है। सोशलिज्म भी देखोगे तो रशियन सोशलिज्म से हमारा सोशलिज्म अलग है। तो इस तरह से करके हमने अपना मॉडल डेवलप किया, जो बहुत बड़ी चीज़ है। अब आप कहेंगे कि भाई ये भी रेवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशनरी इसलिए है कि हमने सारी जो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं, उन सब को हमने अपने इंडियन सिचुएशन के अनुसार रीडिफाइन किया। इसलिए हम हनुमंतैया, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक मेंबर थे, बड़ा ही डेडिकेटेड इंडियन मेंबर, हनुमंतैया उनका नाम था। तो उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत दर्द से इस बात को प्रकट किया था कि कहाँ हम वीणा और सितार की धुन सुनना चाहते थे, लेकिन हमको सुनाया गया इंग्लिश बैंड का धुन। अब वो क्या कहना चाहते? वो कहना चाहते कि भाई आपने वेस्टर्न पैरामीटर्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोप दिया, हमें इंडियन ट्रेडिशन के अनुसार अपने आप को तैयार करना चाहिए था। तो देखिए, हमने भले ही आउटवर्ड फ्रॉम लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को देखोगे, जो शब्दावलियाँ ली है, उसमें वो पश्चिम से कॉमन शब्दावलियाँ हैं, ये हम मानते हैं। तो इसलिए हनुमंतैया को अगर इस तरह का कन्फ्यूजन हुआ तो कन्फ्यूजन होने की वजह थी, और ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर सबके नुआंसेस में हम जाते हैं, उनका सूक्ष्म अर्थ निकालने का प्रयत्न करते हैं, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एक पृथक मॉडल लिया है। हम बिल्कुल से उनकी हूबहू नकल हमने करने की कोशिश नहीं की। यह बात भी यहां स्मरणीय है कि हमने उनकी नकल करने की पूरी तरह कोशिश नहीं की। अब देखिए, जैसे अब हमने लिबर्टी कहीं कॉन्सेप्ट लिया, तो लिबर्टी का लिया तो ठीक है, हमने पश्चिम से प्रेरणा ली, लेकिन पश्चिम से प्रेरणा लेने के बाद भी हमारा नेशनल मूवमेंट के दरमियान हमने जहां जहां लिबर्टी का मुद्दा उठाया, हमारे नेता जेल में जाते थे, पीटे जाते थे। अब लाला लाजपत राय जैसे नेता साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हुए पुलिस की लाठियों से घायल हुए और मर गए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है? राइट टू एक्सप्रेशन। आवाज दबा दी जाती थी, बरसों तक सलाखों के अंदर रहना पड़ता था आवाज उठाने के लिए। ये तो बड़े बड़े नेताओं और इंग्लिश स्पोकन और कह सकते वेल क्वालिफाइड लीडर्स का हाल था, और कॉमन पीपल के तो हाल मत पूछिए। जो जालियानवाला बाग में जाता है सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए, तो उसको गोलियों से भून दिया जाता है, निहत्थे लोगों को। तो हमसे ज्यादा लिबर्टी की परिभाषा को कौन समझता, और इक्वलिटी। अब जो कॉलोनियलिज्म और फ्यूडलिज्म के दो पार्टों से पिस रहा हो, अब आप ही बताइए। जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो विधवा पुनर्विवाह पर कितना ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देखिए, और महिला सुधारकों को देखिए, पंडित रमाबाई को देखिए, और श्रीमती एनी बेसेंट को देखिए, डॉक्टर सरोजनी नायडू को देखिए, ताराबाई सिंधो को देखिए। सो मेनी रिफॉर्मर्स वर्क फॉर द बेटरमेंट इन द कंडीशन ऑफ वीमेन। उन्होंने बहुत सारी महिला बुराइयों पर ध्यान इंगित किया। कास्ट एक्सप्लॉयटेशन को देखिए तो उसमें आवाज उठाने वाले नारायण गुरु और पेरियार नायकर से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक हमारे ही सोसाइटी के हिस्सा थे। तो हमने फंडामेंटल राइट्स का जो भी प्रोविजन अपनाया दुनिया में। अब एक बात बताइए, हमने फंडामेंटल राइट्स, चलिए आप कहेंगे हमारा फंडामेंटल राइट्स यूएसए से इंस्पायर है, ठीक है, ये बात सही है। फंडामेंटल राइट दुनिया में एक तरह से कहेंगे तो ब्रिटेन में तो बिल ऑफ राइट्स था, बट इट वाज नॉट फॉर इंडिविजुअल्स, रेदर इट वाज द मेंबर्स फॉर द पार्लियामेंट। तो जिसको क्लासिकल टर्म में आप कहेंगे, तो क्लासिकल टर्म में मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स किसी ने दिया है तो वो अमेरिकन मॉडल को हम ले सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन मॉडल बहुत ही सैंक्रोसैंक्ट मॉडल था। सैंक्रोसैंक्ट इन द सेंस दैट कि इट वाज, यू कैन नॉट इन्फ्रिंज फंडामेंटल राइट्स, एंड द जुडिशियरी वाज क्लियरली डिक्लेयर्ड टू बी द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ऐसा एक्सप्रेसिवली फंडामेंटल राइट्स ब्रिटेन में नहीं दिया गया था, और वो उस लेवल का था भी नहीं। तो हमने अमेरिकन मॉडल से लिया, ठीक है। तो अमेरिकन मॉडल से लिया, लेकिन हमारे यहां जो आर्टिकल 15(2) को देखिए कि भाई सार्वजनिक जगह पर जाने से किसी को मनाही नहीं दी जा सकती, और आप आर्टिकल
17 को देखिए जहां अनटचेबिलिटी को बैन किया गया है, आर्टिकल 23 को देखिए जहां आप कह सकते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है या चाइल्ड लेबर वगैरह जैसी चीज़ों को, चाहे लेबर एक्सप्लॉयटेशन को जहां पर प्रोहिबिट करने की कोशिश की गई है। तो इस तरह के फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस कहाँ थे यूएसए, क्योंकि उनके लिए तो प्रॉब्लम था ही नहीं जो प्रॉब्लम हम सफर कर रहे थे। तो हमारा तो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट अलग है। दूसरी बात यह है कि चलिए आज की तारीख में चूंकि जुडिशियल एक्टिविज्म इंडिया में आ गया है और इस तरह की चीजें आ गई है, तो आज की तारीख में हम ऐसा कह सकते हैं कि आज हम लोग भी कम से कम यूएसए के ड्यू प्रोसेस स्टैंडर्ड पर आ गए। पहले तो हम लोग ड्यू प्रोसेस स्टैंडर्ड पर नहीं थे, अब आ चुके हैं, बल्कि कई मामले में तो हमारी जो जुडिशियरी यूएसए से भी आगे निकल गई है, आप लोगों को पता है। लेकिन एक सच्चाई तो आज भी है जिसको हम नहीं रिजेक्ट कर सकते कि उनका जो फंडामेंटल राइट्स है वो जितना अनडाइल्यूटेड है उतना हमारा नहीं रह गया। वजह क्या है कि हमने फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू कर दिया, तो अपने जुडिशियरी के हाथ भी बांध दिए कि देखिए हम फंडामेंटल राइट्स का अगर कहीं वहां से हम विचलित होते हैं तो हमारे विचलन को आप स्वतंत्र रूप से नहीं देखिए, बल्कि आप यह देखिए कि कहीं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल के किसी क्लॉज को, डीपीएसपी के किसी क्लॉज को लागू करने के लिए तो विचलित नहीं हो रहे, और अगर उसको लागू करने के लिए विचलित हो रहे हैं तो जरा आप सोचिए तो किस तरह से हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, जबकि अमेरिका ने डाइल्यूट नहीं किया था। तो हमारा तो मॉडल अलग है। अब अगर हम कहते हैं कि भाई हमने फेडरलिज्म का मॉडल अपना लिखा, संघीय, ठीक है, हमने लिया, लेकिन संघात्मकता का मॉडल हमने किससे लिया? तो दुनिया का पहला संघ यूएसए है, तो जाहिर है कि यूएसए से हमने मॉडल लिया। लेकिन अब यूएसए से हमने मॉडल भले ही लिया हो, लेकिन जरा आप सोचकर बताइए कि क्या हमारी संघीय व्यवस्था है वो यूएसए के मॉडल पर पूरी तरह नहीं है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं। यू आर द इनलाइटेंड पीपल, आप बहुत अच्छे से, मैं कहूंगा तो आप 8-10 पॉइंट हमें काउंट करा दोगे बुकिस और एकदम कराएंगे आप। हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये आपको बता रहे हैं, एक दो पहलू पर ध्यान इंगित करना चाह रहे हैं। कहते हैं कि जो बड़े आकार वाले राष्ट्र होते हैं उनके लिए संघीय व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है, या जहां विविधता अधिक होती है वहां संघीय व्यवस्था अनिवार्य हो जाती है, ठीक है। इन यूएस यू विल फाइंड दैट कि देयर वाज सफिशिएंट डाइवर्सिटीज, वहां पर भी डाइवर्सिटीज है, लेकिन जो हमारी डाइवर्सिटीज है और उनकी डाइवर्सिटीज है बिल्कुल अलग अलग है। हमारे यहाँ जिस तरह का कल्चरल डाइवर्सिटीज के साथ साथ कास्ट डाइवर्सिटीज है, कम्युनल डाइवर्सिटीज है, तो वो सब यूएसए में उतनी डाइवर्सिटीज नहीं है। और फिर हम जब संघीय व्यवस्था अपनाते हैं तो हमारा जो प्रोविंसेस है, जो अलग अलग सेंटर और प्रोविंस का जो अलग हम डिवीजन करते हैं, तो हमारे बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स को प्रोविंस नहीं एकोमोडेट कर सकता, क्योंकि वो इतने प्रोविंसेस में फैले हुए हैं और इतनी कम उनका पॉपुलेशन है कि उसको किसी एक प्रोविंस में हम नहीं ला सकते। तो संघीय व्यवस्था मात्र उसका समाधान नहीं हो सकता, नंबर 1। और नंबर 2 कि हमने अमेरिकन जो फेडरेशन है उसमें 50 स्टेट्स हैं और उसमें टोटल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 100 मेंबर्स हैं और सारी स्टेट्स के बराबर के अधिकार है। उसको कहते हैं सिमेट्रिकल फेडरलिज्म, समांगी संघ, सिमेट्रिकल। लेकिन हमने जो अपनी संघीय व्यवस्था अपनाई वो समांगी नहीं है, उसमें विषमांगी भी है और सिमेट्रिकल भी है। आर्टिकल 370 तो गया, तो उसको हम छोड़ें, उसको ताक पर रख दें, उसकी हम गणना ना करें। बट व्हाट अबाउट आर्टिकल 371? अभी भी अनुच्छेद 371 है जिसमें कुछ स्टेट्स को विशेषाधिकार है और नागालैंड और मिजोरम जैसे स्टेट्स को खुश करने के लिए और उनको एकोमोडेट करने के लिए अपने यूनियन में हमें करना पड़ा। तो हमने अपने तरीके से, हाँ, ये कनाडियन मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। कनाडा में ने यही चीज क्वेबेक के संदर्भ में किया था, लेकिन हमने जहां भी वो चीज समझा अपने ढंग से एक्सपेरिमेंट भी किया है। तो इसके साथ मैं एक और भी मुद्दा आपको कहना चाहूंगा। जैसे ही आपके दिमाग में एक जिज्ञासा ये होगी कि भाई चलिए आपने 3 बिंदु तो कह दिए रेवोल्यूशनरी का, अब कोई चौथी बिंदु बताइए। तो मैं वो भी मेरे पास है, मैं आपको बताता हूं। देखो,
एक्चुअली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन वर्कड एज अ मेजर टूल फॉर nation building for a very unique society or a very unique community. मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो संविधान है उसकी क्रांतिकारिता इस बात में भी है कि यह नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में हमने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे लिए नेशन बिल्डिंग बहुत बड़ी चुनौती थी। हम बहुत डाइवर्सिफाइड थे, बहुत विविधतामूलक, और आकार भी यूरोपीय देशों की तुलना में कहीं बड़ा था, और फिर बहुत अधिक सांस्कृतिक जातीय विविधता थी। बहुत तरह के एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर कायम थे। वैसी स्थिति में हमें नेशन बिल्डिंग करना था, राष्ट्र निर्माण करना था, और उसका टूल के रूप में हमने संविधान को अपनाया। अब देखिए, हमारा संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बन गया था, इसकी वजह यही थी कि इतने सारे इश्यूज हमें एड्रेस करने पड़े। लिंग्विस्टिक इशू, माइनॉरिटी प्रॉब्लम, जेंडर एक्सप्लॉयटेशन का प्रॉब्लम, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन का प्रॉब्लम्स। वी हैव टू डील विद द मल्टीपल चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्रांतिकारिता है कि इतनी सारी चुनौतियों का सामना करने पर भी इसने एक ऐसा राष्ट्र बनाया जो पिछले 7.5 दशकों से सफलतापूर्वक अपना काम करता रहा है। जितने भी पोस्ट कॉलोनियल एशियो अफ्रीकन कंट्रीज थे, अगर आज हम काउंट करें कहाँ कहाँ डेमोक्रेसी बची हुई है, तो इतनी बड़ी सूची में उंगलियों पर हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ डेमोक्रेसी बची हुई है। और जहाँ डेमोक्रेसी बची भी हुई है वहाँ पर डेमोक्रेसी में लोचा है। ये तय करना कठिन है कि वाकई में वहाँ डेमोक्रेसी है कि नहीं। अब देखिए, लैटिन अमेरिका में रिपब्लिक जो थे सारे कमोबेश बनाना रिपब्लिक्स में तब्दील हो गए। आज भी वहाँ चुनाव होते हैं। अब अर्जेंटीना में हुआ है, तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि उस पर आपको आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे कि कहाँ तक जो सत्ता में आया है वो कहाँ तक उस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे बढ़ा पाएगा। तो ये हर जगह की एक समस्या है। आप साउथ ईस्ट एशिया में देखिए, इतने इकोनॉमिकली सक्सेसफुल नेशंस है, बट डेमोक्रेसी नाम मात्र की है। अफ्रीकन कंट्रीज में अधिकांशतः डिक्टेटरशिप आ चुके हैं। लेकिन हमने इतनी चुनौतियों के बावजूद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कोई गारंटी नहीं होती। केवल दस्तावेज आपको, लिखित दस्तावेज आपको स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की गारंटी नहीं दे सकता। धन्य है उस कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले और चलाने वाले भारत की जनता, जो हर उथल पुथल के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक वैल्यूज़ को तोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक समय ऐसा आया था, आपको याद होगा, जब इमरजेंसी एरा श्रीमती गांधी के समय, जब लगा कि शायद अब इंडिया की डेमोक्रेसी चली जाएगी, लेकिन वहाँ भी इंडियन का रेजिलियंस देखिए, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स एंड कॉमन पीपल का, कि उन्होंने इस डेमोक्रेसी की बखूबी रक्षा की और अंत में श्रीमती गांधी को पीछे हटना पड़ा था। तो मतलब यह है कि कुल मिलाकर यह भी एक पहलू है जो हमारे संविधानवाद को दर्शाता है। अब देखो, हमारे संविधान में इतने नुआंसेस हैं, इतने मुद्दे हैं कि अगर हम एक एक मुद्दे को टटोलें तो ये लेक्चर हमारा बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन हम 2-3 पहलुओं पर आपका ध्यान इंगित करना चाहेंगे कि हमने एक रेवोल्यूशनरी दस्तावेज के रूप में, रेवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट के रूप में डेमोक्रेसी की काफ़ी तारीफ कर ली। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि मोर के बारे में कहा जाता है कि जब आकाश में घटाएं छाती है तो विभोर होकर वो नाचने लगता है, लेकिन जब उसका ध्यान अपने कुरूप पैरों पर चला जाता है तो वो बहुत लज्जित सा महसूस करता है।
कुछ कुछ वही हाल हम इंडियंस के साथ भी होता है कि जब बात होती है दुनिया में डेमोक्रेसी चलाने की बात, तो हम इकोनॉमिकली एंड सोशली पिछड़े होने के बाद भी हमने डेमोक्रेसी को बचाया, चलाया और उसे एक सफल राष्ट्र के रूप में अपने आप को सिद्ध करके दिखा दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब डेमोक्रेसी के सबस्टेंस की बात होती है, एक होती है फॉर्म, जैसे फ्रीडम के फॉर्म की बात है तो ठीक है, हर इंडियन महफूज है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर जेंडर इक्वलिटी की बात है तो ठीक है, संविधान के पन्नों में है और बहुत सारे एक्ट्स बन गए हैं। आज हम लोगों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी ला दिया। हालांकि यहाँ पर थोड़ा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस नाम से बहुत सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि नारी एक कल्चरल नेम है और वंदन भी एक कल्चरल नेम है। और हम इतिहास के शिक्षक और स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इतिहास में जब भी नारी की वंदना शब्द का प्रयोग हुआ है तो एक्चुअल में वंदना नहीं हो पाई है। जब भी नारी की पूजा हुई है तो इतिहास में तो नारी की एक्चुअल पोजीशन में गिरावट ही आई है। तो हमारे विचार से इसका नाम अगर नारी सशक्तिकरण एवं अधिकार अधिनियम होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन चलिए, नाम कुछ भी हो, काम होना चाहिए। तो हमने 1/3 पार्लियामेंट के लोअर चैम्बर में और इवन प्रोविंशियल असेंबलीज में भी हमने महिलाओं के लिए आरक्षण लाया, ये भी एक सकारात्मक कदम है। लेकिन इसके बावजूद जो कुछ चीज़ें ऐसी है, सबस्टेंशियली हम फॉर्म में भले ही डेमोक्रेसी के जितना भी गुणगान कर ले, लेकिन जो सबस्टेंशियली है, कई बार सबस्टेंस में हमको पीछे हटना पड़ता है और कई बार हमें लज्जित होना पड़ता है 2-4 कारणों से। पहली बात कि अभी तक हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, वह चुनावी प्रक्रिया से बहुत प्रशिक्षित नहीं हो पाए और इसका फ़ायदा अभी भी बहुत अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिशियंस उठाते हैं। चुनाव के समय जिस तरह से रेवड़ियाँ बांटी जाती है, वो एक सशक्त डेमोक्रेसी के लक्षण नहीं, और जिस तरह से वोटिंग के साथ मजाक होता है वो सशक्त डेमोक्रेसी के लक्षण नहीं है। चलिए, 1990 में फिर भी हम शुक्रगुजार हैं, टीएन शेषन जो इलेक्शन कमिश्नर हुए, वाई.एच. कुरैशी ने भी आगे बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम टीएन शेषन तो एक ट्रेंड सेटर थे, क्योंकि उन्होंने चुनाव में बहुत हद तक बूथ कैप्चरिंग और धांधली को बंद कर दिया था इंडिया से। नहीं तो पहले वह भी नज़ारा देखने का होता था, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वह नज़ारा भी देखने का मौका मिलता था। तो वो तो खैर दूर हो गया। लेकिन जो चुनाव में अभी भी जो एक मैच्योर डेमोक्रेसी का है, कास्ट रिलीजन ही बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है, जबकि मुद्दा डेवलपमेंट या अन्य मुद्दे होने चाहिए। और कास्ट एक्सप्लॉयटेशन आज भी रुक नहीं पाया है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। डेमोक्रेसी कास्ट को तो नहीं तोड़ पाया, कास्ट ने डेमोक्रेसी को ही अपने आगोश में दबा लिया है। दूसरी चीज, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, वो फेडरल सिस्टम हमेशा संकट में रहा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत रही 1980s तक, 1985 तक कही, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमेशा दबाव पड़ा और गवर्नर का इंटरवेंशन एंड आर्टिकल 356 एक बहुत बड़ी समस्या रही। चलिए, हंग पार्लियामेंट का एरा आया 1990s में चलकर, जब अंत में आर्टिकल 356 स्टेबलाइज हुआ, और फिर जब 2014 के बाद जब फिर एक बार क्लियर कट मेजॉरिटी की सरकार तो आई, हंग पार्लियामेंट का एरा समाप्त हुआ। लेकिन एक सरकार ने जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जब नारा दिया तो ऐसा लगा कि अब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। लेकिन जो अभी गवर्नर्स की स्थिति देखते हैं, और जो अभी रिसेंट में आप लोगों ने 4 प्रोविंसेस में विवाद सुना होगा, विशेषकर तमिलनाडु में एन रवि, तो इन सारे प्रकरण को देखने के बाद लगता है कि हमारा फेडरल सिस्टम अभी भी अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा, और ये कहीं ना कहीं हमारे पार्टीशन ऑफ इंडिया की लेगेसी है। यह लेगेसी अभी तक हमारा पीछा नहीं छोड़ पा रही, ना तो फंडामेंटल राइट्स में छोड़ पा रही है, ना फेडरल सिस्टम में छोड़ पा रही है। जब 9 दिसंबर 1946 को जब पहला पार्लियामेंट का जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का जब पहली बैठक शुरू हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ब्रिटिश शासन के समय,
उस समय जो हमारी संविधान सभा बैठी थी तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तब जो गवर्नर का प्रारूप तैयार किया गया था वो यह था कि इलेक्टेड गवर्नर प्रोविंस में होगा, जैसा कि रामचंद्र गुहा लिखते हैं। लेकिन इसी बीच पार्टीशन हो गया, देश में बहुत उथल पुथल और हिंसा हुई, शरणार्थियों का प्रॉब्लम आया। तो उसके बाद जब हमारी संविधान सभा फिर बैठी पोस्ट पार्टीशन एरा में, तो उसने जिस फेडरल सिस्टम की तस्वीर खींची उसमें सेंटर को इतना स्ट्रांग बना दिया और गवर्नर को इतनी ज्यादा पावर दे दिए इन दैट सेंस कि गवर्नर सेंटर का एजेंट ज्यादा और प्रोविंस का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कम रह गया। और उसका नतीजा आज भुगतना पड़ता है। आज आर्टिकल 356 तो स्टेबलाइज कर गया, लेकिन गवर्नर ने प्रेसिडेंट की तरह एक नया पॉकेट वीटो जैसी चीज को इन्वेंट कर लिया है। क्योंकि अब आर्टिकल 200 में देखते हो कि बिल को विथहोल्ड कर सकता है, अनुमति दे सकता है या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकता है। विथहोल्ड करने का मतलब हुआ कि आपको उसको लौटाना है और विधानमंडल में भेजना है। और जो बिल प्रेसिडेंट के द्वारा रिजर्व नहीं किया जाता है उसमें गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के तले दबा हुआ है। लेकिन फिर भी वह जिस तरह से इंडिपेंडेंटली बिल को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और विथहोल्ड करके रखता है, वो पूरी हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारे डेमोक्रेसी का मजाक बनता है। तो ये फैक्टर भी हम देखते हैं कि बहुत अभी डेमोक्रेसी को मैच्योर होने के लिए पहले पूरे भारतीय जनता में एजुकेशन का प्रसार होना चाहिए। हम आज तक 100% लिटरेसी तक नहीं पहुंच पाए हैं, यह हमारे डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गांव-गांव तक हम एजुकेशन को पहुंचाएं, लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी लाएं, तब हमारी डेमोक्रेसी न केवल फॉर्म में बल्कि सबस्टेंस में ही सच्ची डेमोक्रेसी हो सकेगी और हम भारतीयों को उस पर हमेशा गर्व रहेगा। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन मैं समझता हूँ यही लेक्चर समाप्त करूँ। आगे मैं किसी और लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।